हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेज पर फाइलें बिखरी पड़ी थी और वह सामने लगे शीशे को देख रहे थे। आने वाले समय की तस्वीरें एक एक कर उनके आगे साकार होने लगी। झुकी हुई कमर, कांपते हुए हाथ पांव, वह जहाँ भी जाते हैं उपेक्षा के शिकार होते हैं। हर कोई उनकी ओर से मुंह फेर लेता है। ऐसे में उन्हें नानी के कहे शब्द याद आ गए। अरे पगले, यूं आकाश में नहीं उड़ा करते, पखेरु भी तो अपना घोंसला धरती पर ही बनाया करते हैं। तनाव से उनका माथा फटा जा रहा था। उसी मनोदशा में वह सीट से उठे और सोफे पर जा धंसे। दोनों हाथों से माथा पकड़े हुए वह चिंतन में डूबने लगे। उनके आगे सच्चाई परत दर परत खुलने लगी। उन्होंने कभी भी तो अपनों से बड़ों की बातें नहीं मानी। उनके आगे वह अपने ही गाते रहे। सिर उठाकर उन्होंने घड़ी की ओर देखा तो 1 बज रहा था। चपरासी ने अंदर आकर पूछा, सर लंच में आप क्या लेंगे? आज रहने दो, उन्होंने मना करते हुए कहा। बस एक कॉफ़ी ला दो। जी सर। चपरासी बाहर चल दिया। लोगों की झोली खुशियों से कैसे भरती है वह इसी पर सोचने लगे। परसों ही तो उनके पास कमल बाबू एक फाइल लेकर आए थे। उन्होंने पूछा था, कहिए कमल बाबू कैसे हैं? बस साहब, कमल बाबू हंस दिए थे। आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। मैं तो जीते जी जीवन का सही आनंद ले रहा हूँ। चहकते हुए परिवार में रह रहा हूँ। बहू बेटा दोनों ही घर गृहस्थी की गाड़ी खींच रहे हैं। वे तो मुझे तिनका तक नहीं तोड़ने देते। अब वही तो मेरे बुढ़ापे की लाठी है। बहुत तकदीर वाले हो भाई। यह कहते हुए उन्होंने फाइल पर हस्ताक्षर कर कमल बाबू को लौटा दी थी। चपरासी सेंटर टेबल पर कॉफी का मग रख गया। उसे पीते हुए वह उसी प्रकार आत्ममंथन करने लगे। उनके सिर पर से माँ बाप का साया बचपन में उठ गया था। वह दोनों एक सड़क दुर्घटना में मारे गए थे। तब नाना जी उन्हें अपने घर ले आए थे। उनका लालन पालन ननिहाल में हुआ था। उनकी बड़ी बहन का विवाह भी नाना जी ने ही किया था। नाना नानी के प्यार ने उन्हें बचपन से ही उदंड बना दिया था। स्कूल कॉलेज के दिनों से ही उनके पांव खुलने लगे थे। पर उनका एक गुण, तीक्ष्ण बुद्धि का होना, उनके अवगुणों पर पानी फेर देता था। राज्य लोक सेवा आयोग में पहली ही बार में उनका चयन हो गया तो वह सचिवालय में काम करने लगे थे। अब उनके मित्रों का दायरा बढ़ने लगा था। दोस्तों के बीच रहकर भी वह अपने को अकेला ही महसूस किया करते। वह धीरे धीरे अलग ही मनोग्रंथि के शिकार होने लगे। घर बाहर हर कहीं अपनी ही जिद पर अड़े रहते। उनके भविष्य को लेकर नाना जी चिंतित रहा करते थे। उनके लिए रिश्ते भी आने लगे थे लेकिन वह उन्हें टाल देते। एक दिन अपनी नानी के बहुत समझाने पर ही वह विवाह के लिए राजी हुए थे। 3 साल पहले वे नाना नानी के साथ एक संभ्रांत परिवार की लड़की देखने गए थे। उन लोगों ने सभी का हृदय से स्वागत किया था। चाय नाश्ते के समय उन्होंने लड़की की झलक देख ली थी। वह लड़की उन्हें पसंद आ गई और बहुत देर तक उनमें इधर उधर की बातें होती रही थी। उनकी बड़ी बहन भी साथ थी। उसने उनके कंधे पर हाथ रखकर पूछा था, क्यों भैया, लड़की पसंद आई? इस पर वे मुस्कुरा दिए थे। वही बैठी लड़की की माँ ने आंखें नचाकर कहा था, अरे भाई, अभी दोनों का आमना सामना ही कहाँ हुआ है? पसंद नापसंद की बात तो दोनों के मिल बैठ कर ही होगा ना। इस पर वहाँ हंसी के ठाके गूंज उठे थे। ड्राइंग रूम में सभी चहक रहे थे। किचन में भांति भांति के व्यंजन बन रहे थे। नीता की माँ ने वहां आकर निवेदन किया था, आप सब लोग चलिए, लंच लगा दिया गया है। वहां से उठकर सभी लोग डाइनिंग रूम में चल दिए थे। वहां नीता और भी सज संवर कर आई थी। नीता का वह रूप उनके दिल में उतरता चला गया था। सभी भोजन करने लगे थे। नाना जी ने उनकी ओर घूमकर पूछा था, क्यों रे, लड़की पसंद आई? जी नाना जी, वह बोले थे। पर क्या? नीता के पापा चौंके थे। पर लड़की को मेरे निजी जीवन में किसी प्रकार का दखल नहीं देना होगा, उन्होंने कहा। मेरी यही एक शर्त है। रणवीर, नाना जी उनकी ओर आंखें तरेरने लगे थे। तुम्हारा इतना साहस कि बड़ों के आगे जबान खोलो। क्या हमने तुम में यही संस्कार भरे हैं? नाना जी की उस प्रताड़ना पर उन्होंने गर्दन झुका ली थी। नीता की माँ ने यह कहकर वातावरण को सहज बनाने का प्रयत्न किया था कि अच्छा ही हुआ जो लड़के ने पहले अपने मन की बात कह डाली। वैसे रणवीर जी, नीता के पापा सिर खुजलाने लगे थे। मैं आपके निजी जीवन की थ्योरी नहीं समझ पाया। मैं घर से बाहर क्या करूं क्या ना करूं, उन्होंने स्पष्ट किया था। यह इस पर किसी भी प्रकार की टोका टोकी नहीं करेगी। अरे, नीता के पापा ने जोर का ठाका लगाया था। लो भाई, आपकी यह निस्ता बनी रहेगी। रिश्ता पक्का हो चला था। 6 महीने बाद धूमधाम से उनका विवाह हो गया था। विवाह के तुरंत बाद ही वे दोनों नैनीताल हनीमून पर चल दिए थे। सप्ताह भर वे वहाँ खूब सैर सपाटा करते रहे थे। दोनों ही तो एक दूसरे में डूबते चले गए थे। वहाँ उन्होंने नैनी झील में जी भरकर बोटिंग की थी।
क्यों जी, बोटिंग करते हुए नीता ने उनसे पूछा था। उस दिन मैं आपकी फिलोसफी नहीं समझ पाई थी। जब आप मुझे देखने आए थे तो अपने निजी जीवन की बात कही थी ना। हाँ, उन्होंने कहा था, मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, इस पर तुम्हारी ओर से किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। मैं औरत मर्द में अंतर माना करता हूँ। अरे, नीता भौचक रह गई थी। वह गला साफ करते हुए बोली, आज के युग में जहाँ नर नारी की समानता की दुहाई दी जाती है, वहाँ आपके ये दकियानूसी विचार। मैंने कहा ना, उन्होंने पत्नी की बात बीच में काट दी थी। तुम किसी भी रूप में मेरे साथ वैचारिक बलात्कार नहीं करोगी और न ही मैं तुम्हें अपने ऊपर हावी होने दूंगा। तभी फोन की घंटी बजी और उन्होंने आकर रिसीवर उठा लिया। यस सर, लंच के बाद आप डिक्टेशन देने की बात कह रहे थे। उधर से उनकी पीए सुधा ने उन्हें याद दिलाया। अरे हाँ, वह घड़ी देखने लगे। 2 बज चुके थे। अगले ही क्षण उन्होंने कहा, चलिए आओ, मुझे एक जरूरी डिक्टेशन देना है। इतना कहकर वह कल्पना के संसार में विचरने लगे कि उनकी पीए सुधा कमरे में आएगी। उसके शरीर की गंध से कमरा महक उठेगा। ऐसे में वह सुलगने लगेंगे। तभी चौखट पर सुधा आ खड़ी हुई। वह मुस्कुरा दिए, आओ, चलिए आओ। सुधा सामने की कुर्सी पर बैठ गई। वह उसके आगे चारा डालने लगे। सुधा, आज तुम सच में एक संपूर्ण नारी लग रही हो। सुधा हतप्रभ रह गई। बॉस के मुंह से वह अपनी तारीफ सुनकर अंदर ही अंदर घबरा उठी। उसने नोटबुक खोल ली और नोटबुक पर नजर गड़ाए हुए बोली, मैं समझी नहीं सर। अरे भाई, कॉलेज के दिनों में मैंने काव्य शास्त्र के पीरियड में नायिका भेद के लक्षण पढ़े थे। तुम्हें देखकर वे सारे लक्षण आज मुझे याद आ रहे हैं। तुम पद्मिनी हो। तुम्हारे आने से मेरा यह कमरा ही नहीं, मेरे दिल भी महकने लगा है। काम की बात कीजिए ना सर। सुधा गंभीर हो गई। उसने कहा, आप मुझे एक जरूरी डिक्टेशन देने जा रहे थे। सॉरी सुधा, मुझे पता ना था कि मैं तो सच्चाई उगल रहा था। आपको सब पता है सर। सुधा कहते ही गई, आप अपनी आदत से बाज आ जाइए। नीता मैडम में ऐसी क्या कमी थी जो आपने उन्हें निर्वाह से जीवन जीने के लिए विवश किया। आपने स्टेनो के मुंह से पत्नी का नाम सुनकर रणवीर को जबरदस्त मानसिक झटका लगा। सुधा तो उन्हें नंगा ही कर डालेगी। उनकी सारी प्राइवेसी न जाने कब से दफ्तर में लीक होती जा रही है। यानी सभी जानते हैं कि उनके अत्याचारों से तंग आकर ही उनकी पत्नी मायके में बैठी हुई है। सुधा के प्रश्न से निरुत्तर हो वह अपने गिरबान में झांकने लगे तो अतीत फिर उनके सामने साकार होने लगा। नैनीताल से आकर वह नाना जी से अलग एक किराए का फ्लैट लेकर रहने लगे थे। नाना जी ने उन्हें बहुत समझाया था, लेकिन उन्होंने उनकी एक भी नहीं सुनी थी। फ्लैट में आकर वह अपने आदेश निर्देशों से नीता का जीना ही हराम करने लगे थे। रात की रोटियां क्यों बच गई? तुम तार पर कपड़े डालती हुई इधर उधर क्यों झाँकती हो? तुम्हें लोग क्यों देखते हैं? आए दिन वह पत्नी पर इस तरह के प्रश्नों की झड़ी सी लगा दिया करते थे। उस फ्लैट में नीता उनके साथ भीगी बिल्ली बनकर रहने लगी थी। जब तक उसे उनकी सर्दी ज्यादा जया करती, पति के उनके अत्याचारों से आहत वह आत्मघाती प्रवृत्ति की ओर बढ़ने लगी थी। एक बार तो वह मरती मरती ही बची थी। उनकी आवारगी अब और भी जलवे दिखाने लगी थी। एक दिन वह किसी युवती को फ्लैट में ले आए थे। नीता कसमसाकर ही रह गई थी। उन्होंने उस युवती का परिचय दिया था, यह नंदनी है। हम लोग कभी एक साथ ही पढ़ा करते थे। विवाह के दूसरे साल उनकी जहाँ एक बच्चा आ गया था, लेकिन वे वैसे रूखे बने रहे। बच्चे के आगमन पर उन्हें कोई भी खुशी नहीं हुई थी। नीता उनके अत्याचारों के नीचे दबती ही गई। देखिए जी, एक दिन नीता ने अपना मुंह खोल ही दिया, मुझे अब प्रतिबंधों के शिकंजे से मुक्त कीजिए, नहीं तो तुम मेरा क्या कर लोगी? उन्होंने तमक कर पूछा था। अब हमारे बीच मुन्ना भी आ गया है, नीता उन्हें समझाने लगी थी। हम 2 से 3 हो आए हैं, मुझे इस गुलामी की जंजीर से मुक्त कर दे। नहीं, वे गुर्राए, मैं अपने निश्चय से टस से मस नहीं हो सकता। मैं हमेशा अपने मन की ही करता रहूंगा। ठीक है, नीता का भी स्वाभिमान जाग गया था। उसने कहा, फिर मैं भी अपनी मन मर्जी पर उतरने लगूंगी। नीता के अनुनय विनय का रणवीर पर कुछ भी असर नहीं पड़ा तो एक दिन मुन्ने को लेकर मायके चली गई। रो रो कर उसने माँ को सारी बातें बतला दी। माँ उसका सिर सहलाने लगी, धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा बेटी। तब से नीता मायके में ही रहकर अपने लिए नौकरी ढूंढने लगी थी। उन्होंने कभी भी उसकी खोज खबर नहीं ली। उनका बेटा मुन्ना भी उन्हें नहीं पिघला पाया था। उनके दोस्तों में इजाफा होता गया। बदनाम गलियों में भी वह मुंह मारने लगे थे। एक दिन बूढ़ी हो आई नानी उनकी यहाँ चली आई थी। क्यों रे, तेरा यह मन मौजीपन कब छूटेगा? छोड़ो भी नानी माँ, उन्होंने बात टाल दी थी। मेरे संस्कार ही ऐसे हैं, जो होगा उसे मैं झेल लूंगा। संस्कार बदले भी तो जा सकते हैं ना। नानी का हाथ उनके कंधे पर आ गया था।
तो अब भी मान जा, जाकर बहू को लिवाला, इसी में तेरा भला है। वह समझ नहीं पाते कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आज उनकी पीए सुधा तक ने पोल खोलकर रख देना चाहा था। ठुड्डी पर हाथ रखे हुए वह नीता के बारे में सोचने लगे कि उसमें कोई कमी नहीं है। उन्हीं के अत्याचारों से उस बेचारी को आज निर्वासित जीवन जीना पड़ रहा है। दफ्तर से रणवीर सीधे ही घर चले आए। उनके पीछे पीछे 2-4 उनके मित्र भी चले आए। कुछ देर तक खाने पीने का दौर चला, फिर मित्र चले गए तो वह फिर से तन्हा हो गए। उससे निजात पाने के लिए उन्होंने 2-3 बड़े बड़े पैग लिए और बिस्तर पर जा धंसे। सुबह हुई, देर से सोकर उठे तो नहा धोकर सीधे ऑफिस चल दिए। दरवाजे पर खड़े चपरासी ने निवेदन किया, साहब आपको मैडम याद कर रही है। मुझे वह चौंके। जी, चपरासी बोला, मैडम बोली थी कि आते उन्हें मेरे पास भेज दे। वह आशंकित होने लगे। महानिदेशक ने उन्हें न जाने क्यों बुलवाया है। किसी प्रकार संकित मन से वह मिसेस सुरेखा के चैम्बर में चल दिए। मैडम ने तो उन्हें देखते ही उनकी ओर जैसे तोप दाग दी। क्यों मिस्टर, आपको अपने करियर का ख्याल नहीं है क्या? ऐसी क्या बात हो गई मैडम? उन्होंने कुछ सहम कर पूछा। यह क्या है देखिए। मिसेस सुरेखा ने उन्हें सुधा की शिकायत थमा दी। हाथ कंकन को आरसी किया। आप तो छिपे रुस्तम निकले। शिकायत देखकर उनको सारा कमरा घूमता हुआ सा लगा। वह होठों पर जीभ फिराकर बोले, माफ करना मैडम, यह लड़की दुष्चरित्र है। दुष्चरित्र आप हैं। मिसेस सुरेखा ने आंखें तरेर कर कहा, मेरी समझ में नहीं आ पा रहा है कि आप जैसे लंपट व्यक्ति इस पद पर कैसे बने हुए हैं। सुना है आपका अपनी पत्नी के साथ भी। उनकी तो बोलती ही बंद हो आई। उन्होंने अपराध भाव से गर्दन झुका ली। मिसेस सुरेखा ने उन्हें चेतावनी दे डाली, आइंदा ध्यान रखें, आप जा सकते हैं। वह उठे और चुपचाप महानिदेशक के चैम्बर से निकलकर अपने सीट पर आकर बैठ गए। तभी उनके कमरे में सुधा चली आई और बोली, सर मेरी यहाँ से बदली हो गई है। वह कुछ बोले नहीं बल्कि चुपचाप फाइलें देखते रहे। आज वह अपने को हारे वे जुआरी सा महसूस कर रहे थे। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उनके पास कमल बाबू चले आए। उन्होंने कहा, माफ़ करना साहब, आज आप कुछ उदास से हैं। बैठिए कमल बाबू। वह सामान्य हो गए। कमल बाबू कुर्सी पर बैठकर बोले, वैसे हम लोग आफतें खुद ही मोल लिया करते हैं। लगता है कि आप भी किसी आफत में फंसे हैं। आप ठीक कहते हैं। वह बोले, मेरी पीएस सुधा ने महानिदेशक से मेरी बदसलूकी की शिकायत की है। वही तो, कमल बाबू ने कहा, सारे निदेशालय में यही सुगबुगाहट चल रही है। अब ऐसा नहीं होगा कमल बाबू। वह बोले, अब मैं सावधानी से रहा करूँगा। रहना भी चाहिए साहब। कमल बाबू बोले, आदमी को हमेशा ही सतर्क रहना चाहिए। उन्हें जीवन में पहली बार सबक मिला था। अब वह ध्यानपूर्वक अपना काम करने लगे। वह नाना जी को फ़ोन मिलाने लगे। मिलने पर वे बोले, नाना जी मैं रणवीर बोल रहा हूँ। बोलो बेटे, उधर से कहा गया। मैं आपके पास ही रहना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी दिली इच्छा प्रकट की। स्वागत है। नाना जी ने पूछा, कब आ रहे हो? 1-2 दिन में नीता को भी साथ लेकर आ रहा हूँ। फिर तो यह सोने पर सुहागा वाली बात होगी। नाना जी ने चहक कर कहा, यह तो तुम्हें बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। सॉरी नाना जी, रणवीर क्षमा मांगने लगे। अब तक मैं भटकने की राह पर था। शाम को वह दफ्तर से सीधे ससुराल चले गए। आंगन में मुन्ना खेल रहा था। उसे उन्होंने गोद में उठाया और प्यार करने लगे। कोने में खड़ी नीता उन्हें देखते ही रह गई। वह मुस्कुरा दिए, नीता आज मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वह तो आपको आना ही था। नीता हंस दी। वह सास ससुर के आगे अपने किए पर प्रायश्चित करने लगे। ससुर ने उनका कंधा थपथपा दिया, कोई बात नहीं बेटा, आदमी ठोकर खाकर ही तो संभलता है। सुबह उनकी नींद खुली तो उन्होंने अपने को तनाव मुक्त पाया। नीता भी खुश नजर आ रही थी। चाय नाश्ते के बाद उन्होंने एक टैक्सी बुला ली। नीता और मुन्ना को बिठाकर खुद भी उनकी बगल में बैठ गए। टैक्सी नाना जी के घर की ओर सड़क पर दौड़ने लगी। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।